सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 7 का सर्कुलेटरी या फिर परिसंचरण तंत्र पढ़ना हमने पिछली क्लास में शुरू किया था और आज ये परिसंचरण तंत्र की दूसरी क्लास होने जा रही है। पिछली क्लास में हमने क्या क्या अध्ययन किया है। हमने हृदय के बारे में पढ़ा। पहले तो हमने ये देखा कि परिसंचरण तंत्र है क्या, क्या उसके काम है, और फिर हमने कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं, एंजियोलॉजी किसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं और कार्डियोवैस्कुलर किसको कहते हैं। इन सब बातों के बारे में अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। फिर हमने हृदय के बारे में देखा कि हृदय जो है वो तिकोने आकार का होता है, क्लोज्ड फिस्ट या फिर बंद मुट्ठी जितना उसका आकार होता है, 300 ग्राम उसका भार होता है और थोरेसिक कैविटी के अंदर वो पाया जाता है, वक्ष गुहा में वो पाया जाता है, ज्यादा एंटीरियर भाग की तरफ रहता है और मिड लाइन से थोड़ा बाईं तरफ रहता है। ये तमाम चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। जब हमने हृदय के अंदरूनी संरचना के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा कि ऊपर की जो लेयर है वो पेरी कार्डियम कहलाती है, बीच में मायोकार्डियम है और बिल्कुल नीचे एंडोकार्डियम है। ये तीन उसमें परतें पाई जाती है और कार्डियक मसल या फिर हृदय पेशी किसको कहा जाता है, हृदय की मांसपेशियों को कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तीन प्रकार के हमारे शरीर में पेशी ऊतक पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, उनमें एक भाग कार्डियक मसल भी है और आपका जो हृदय है वो एक पेशी से बना हुआ अंग है। इसमें आपको कोई भी शक, कोई भी दो राय आपको अभी तक नहीं होगी। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि हमारे हृदय के अंदर 4 कक्ष, 4 प्रकोष्ठ, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें से ऊपर के जो दो भाग हैं उनको हम एट्रियम या फिर आलिंद कहते हैं, नीचे के दो भागों को हम निलय या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। आपका जो दायां हिस्सा है वो केवल अशुद्ध रक्त के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के लिए रहता है, या फिर वो रक्त, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और जो दायां हिस्सा है, सॉरी, दायां हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और बायां हिस्सा लेफ्ट साइड जो है वो किसके लिए रहेगी, प्योर ब्लड के लिए रहेगी, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए रहेगी, या फिर उस रक्त के लिए रहेगी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। 4 चैम्बर के बारे में बात हुई। इसके बारे में यह भी बात हुई कि हमारे रक्त, हमारे हृदय के साथ 8 प्रमुख रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम बात करें उस संरचना को, हालांकि हम दोबारा बनाएंगे, अगर आप इमेजिन कर पाए, ये आपका हृदय, हृदय के अंदर 4 चैम्बर हम बनाते हैं, एक भाग, दो भाग, तीन भाग और 4 भाग। इस तरह से अगर हम 4 भाग यहां पर बनाएं तो ये भाग राइट एट्रियम है, ये भाग लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। दो प्रमुख रक्त वाहिकाएं जो राइट एट्रियम के साथ जुड़ी होगी वो होगी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। नीचे के भाग के साथ राइट वेंट्रिकल के साथ पुल्मोनरी वेन जुड़ी होगी, पुल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होगी। यहां पर पुल्मोनरी वेन जुड़ी होगी जो 4 होंगी संख्या के अंदर। और वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो यहां पर अरोटा जुड़ी हुई होगी। इतनी बात हम कर चुके हैं और जहां पर हमारी पिछली क्लास जो खत्म हुई वहां से हम आज पुनः शुरू करेंगे। रक्त जो है वो किस तरह से बहता है और कौन कौन सी प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और कैसे वहां पर रक्त जो है वो सर्कुलेट हृदय के अंदर होता है, वहां से हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। सभी साथी, ये भूमिका थी भाई, सभी साथी जो इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पर हमारे पीटीआई बैच में यूनिट नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम की ये क्लास। चलिए भाई, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अभी तक परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आज का पढ़ना जो है वो शुरू करते हैं। तब तक मैं आज की जो क्लास है उस स्लाइड तक चलता हूं, तब तक मैं इंतजार भी करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं भाई। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए भाई। चलिए भाई, शुरू करें। मॉर्निंग में नहीं हुई, वो इवनिंग में हो रही 8:30 बजे।
चलिए, यहां पर हमने बॉडी या फिर शरीर के अन्य अंग, यहां पर आपके हृदय और यहां पर क्या है, लंग्स है। अब यहां पर आप देखिए, एक हमने ड्रॉ किया था सेप्टम। सेप्टम क्या है, हृदय को दो भाग में बांटने वाली दीवार है। हृदय को दो भाग में बांटने वाली दीवार को आप क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। तो इसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको क्या कहेंगे, सेप्टम। इसको क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। उसके बाद हम हृदय के अंदर अन्य कक्ष बनाते हैं। ये ऊपर के हिस्से दो क्या हो जाएंगे, एट्रियम। इसको मैं यहां पर नाम अगर दूं, इन दोनों को हम नाम दें, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम या फिर दायां दायां आलिंद। और इसको मैं नाम दूं तो लेफ्ट एट्रियम या फिर बायां आलिंद। इसको मैं नाम दूं तो राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा दायां निलय और ये बायां निलय। चलिए, रक्त अब कैसे बहेगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आपके राइट एट्रियम में आएगा। कहां पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। जी, आज भी होगी। किनके माध्यम से ये रक्त आ रहा है, ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। किसके माध्यम से ये रक्त आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद ये रक्त यहां से कुछ वाल्व होंगे, उन वाल्व के बारे में हमने बात की थी कि उन वाल्व के बारे में आपको जानकारी जो है वो बाद में दी जाएगी। इस वाल्व से गुजरेगी, वाल्व से गुजरने के बाद यहां से पुल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पुल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये कहां जाएगी, हृदय में, लंग्स में जाएगी। पुल्मोनरी आर्टरी या फिर आप कह सकते हैं फफूसीय धमनी। हिंदी में फफूसीय धमनी बोलेंगे और इंग्लिश में पुल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। इसके माध्यम से कहां जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हमने क्या किया, जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त था वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाली और वातावरण में छोड़ दी। जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन को लेकर यहां पुनः क्या आया, आपके वेन्स आएंगी। यहां पर कौन आएंगी, चार वेन्स आएंगी। यहां पर चार वेन्स आएंगी और ये वेन्स किस नाम से जानी जाएंगी, पुल्मोनरी वेन्स। किस नाम से, पुल्मोनरी या फिर फफूसीय शिरा, फफूसीय शिरा के नाम से जानी जाएगी। अब ध्यान रखना, ये पुल्मोनरी शब्द जो है ना, ये इसका मतलब क्या है, फेफड़े। इसका मतलब क्या है, फेफड़े। यानी कि वो आर्टरी जो फेफड़ों की तरफ जा रही है और वो आर्टरी, वो धमनी जो फेफड़ों की तरफ जा रही है, या फिर वो शिरा जो फेफड़ों से आ रही है। पुल्मोनरी नाम जो है वो किस वजह से यहां पर पड़ रहा है, फेफड़ों की वजह से पड़ रहा है। और रक्त बाद में शुद्ध रक्त जो है वो कहां आएगा, यहां से शुद्ध रक्त कहां पर आएगा, यहां से होते हुए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर बाएं नीले में आएगा और यहां से ये कहां चला जाएगा, शरीर में चला जाएगा। और यहां पर इसको लेकर कौन जाएगा, अरोटा के माध्यम से ये धकेला जाएगा। किसके माध्यम से, अरोटा के माध्यम से। पूरी की पूरी जो कहानी है वो सिर्फ इतनी ही है। पूरी की पूरी जो कहानी है वो सिर्फ इतनी सी है कि रक्त यहां पर आएगा, यहां से वाल्व में से गुजरेगा, यहां से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हृदय में आएगा, हृदय से वापस कहां चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। क्योंकि ये काम, चार कक्ष इसीलिए बने हैं। दो तो यहां पर आप देखिए केवल लाल रंग उपयोग हो रहा है और यहां पर केवल नीला रंग। ये जो हिस्सा है, जो आपका राइट हिस्सा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिस्सा है कि वहां पर जो रक्त रहेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और जो लेफ्ट हिस्सा है उसमें जो रक्त होगा, उसमें जो ब्लड होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, वो शरीर को पहुंचाया जाएगा। और राइट साइड वाला है वो लंग्स को पहुंचाया जाएगा। एक बात इसको याद करने के लिए इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। कहां पर होगा, आपका हृदय लेफ्ट साइड में होगा। अब यहां पर अगर आपका हृदय है तो इस फेफड़े कहां पर रह जाएंगे, फेफड़े उस तरफ रहेंगे या फिर इस तरफ रहेंगे, फेफड़े कहां रहेंगे, राइट साइड में रहेंगे। तो फेफड़ों की तरफ जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं वो कहां पर होगी, आपके राइट साइड में होंगी। यहां से फेफड़ों के पास, फेफड़ों से पुनः हृदय के अंदर, यहां से फिर अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त जो है वो धकेल दिया जाएगा। कहानी तो यही है पूरी की पूरी। अब हम धमनियां और शिराओं के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। धमनी क्या है, आर्टरी क्या है, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है और रक्त उच्च दाब के साथ बहता है। क्योंकि हमें रक्त को शरीर के डिस्टल भाग या फिर दूर दराज जो किनारे हैं शरीर के, वहां तक हमें रक्त को पहुंचाना है। और वो ब्लड को उन सिरों तक पहुंचाने के लिए, उन बिंदुओं तक पहुंचाने के लिए हमें रक्त को ब्लड वेसल्स में
हाई प्रेशर के साथ पुश करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर के साथ जब पुश करेंगे तो रक्त उच्च दाब के साथ बहेगा, हाई प्रेशर के साथ बहेगा। शुद्ध रक्त अपवाद, ये आमतौर पर परिभाषित करने के लिए तो हम धमनियों के लिए यही बोलेंगे कि जो धमनी है वो हमेशा क्या करती है, रक्त को, ब्लड को हृदय से दूर लेके जाती है। दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हम आर्टरीज के लिए यही परिभाषा को उपयोग करेंगे जो 100% सत्य है। लेकिन एक बात इसके लिए और उपयोग की जा सकती है कि इनमें ज्यादातर या सामान्य रूप से हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त ही बहता है। केवल एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, फफूसीय धमनी है। वो अपवाद क्या है, फफूसीय धमनी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर रक्त यहां से अरोटा लेके जाएगी तो ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाएगी। लेकिन ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये इस काम में एक थोड़ा सा अपवाद, एग्जेम्पशन के रूप में नजर आती है आपको। फफूसीय धमनी जो निकलती कहां से है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है या फिर दाएं नीले से निकलती है, और जाती कहां पर है, आपके फेफड़ों में जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। और इसी तरह से जब हम और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो बाएं नीले से निकलती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी या फिर अरोटा। महाधमनी या फिर अरोटा है जो कहां से निकलेगी, बाएं नीले से निकलेगी। कहां से निकलेगी, बाएं नीले से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी। बाएं नीले या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी। हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है, कोरोनरी धमनी करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है। अरोटा जब निकलेगी तो अरोटा शाखाएं बांटती हुई जाएगी। अरोटा जब हृदय से निकलेगी तो खूब सारी शाखाएं वहां से बटेगी, तो एक शाखा हृदय के पास भी वापस आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हृदय के पास रक्त है तो हृदय अपने पास से रक्त अपने पास ही क्यों नहीं रख लेता है, वो अरोटा को पहले क्यों देगा फिर वापस क्यों लेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जितना भी शुद्ध रक्त है, जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो पहले किसको दिया जाएगा, अरोटा को दिया जाएगा। पहले वो यहीं अरोटा में भेजा जाएगा, फिर अरोटा वापस क्या करेगी, हृदय को कुछ रक्त देगी। इसी तरह से जो आपके फेफड़े हैं वो भी क्या करेंगे, यहां जो रक्त आएगा ना, इसमें से वो अपना हिस्सा नहीं रखेंगे। इनको शुद्ध रक्त कहां से मिलेगा, इनको भी कहां से मिलेगा, अरोटा से ही। सॉरी, इनको भी रक्त कहां से मिलेगा, अरोटा से ही मिलने वाला है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है भाई, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। शरीर के अन्य भाग में कौन कौन सी आर्टरीज रहती है वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रमुख आर्टरीज, प्रमुख आप आर्टरीज या फिर प्रमुख धमनियां पढ़ रहे हैं शरीर की, जो सब निकली कहां से, अरोटा से निकली है। प्रमुख धमनियां, प्रमुख धमनियां। अब इनमें जो बहुत प्रमुख है, जो आपको याद करनी है, वो कौन कौन सी है। एक तो पुल्मोनरी आर्टरी, कि जो फफूसीय आर्टरी, फफूसीय धमनी, ये किसको रक्त आपूर्ति करेगी, फेफड़ों को। पुल्मोनरी या फिर फफूसीय धमनी किसको रक्त आपूर्ति करेगी, किसको शुद्ध रक्त पहुंचाएगी, फेफड़ों को पहुंचाएगी। एक बात। दूसरी, कैरोटिड, कैरोटिड मस्तिष्क तक। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड धमनी जो है वो कहां पर शुद्ध रक्त लेके जाएगी, आपके मस्तिष्क में। इसके बाद यहां पर एक कोरोनरी आर्टरी देख रहे हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया कोरोनरी आर्टरी के बारे में। और जैसे अगर आप लीवर की बात करें तो लीवर के लिए हेप्टिक आर्टरी, और इसी तरह से अगर आप बात करें किडनी की तो वहां पर रेनल आर्टरी। इस तरह से अलग अलग आर्टरीज अलग अलग हिस्सों के लिए जाएगी भाई। सब निकलेगी कहां से, अरोटा से ही निकलेंगी। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हृदय देख रहे हैं, हृदय से आप यहाँ पर एक लाल रंग की शाखा देख रहे हैं। ये लाल रंग की शाखा जो अरोटा है, यहां से फिर शरीर के अन्य भाग के अंदर अन्य आर्टरीज जो है वो फैल जाएगी, शाखाओं में बटकर, ब्रांचेस में बटकर क्या करेंगी, पूरे शरीर में रक्त आपूर्ति करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी। ठीक इसी तरह से जब वापस लौटेंगे तो वापस लौटते हुए आप नीले रंग की यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेन्स है, उस वेन्स में होते हुए रक्त वापस आ जाएगा। किस तरह से होता है, एक एक चीज बताई जाएगी, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कुछ बिंदु देख रहे हैं, इन बिंदुओं के ऊपर आप क्या किया जाता है, आपकी पल्स मापी जा सकती है। जैसे यहाँ पर फिमोरल, रेडियल, हाथ पे जब डॉक्टर देखता है तो कहां से देखता है, रेडियल पर देखता है। कहां देखता है, रेडियल पर देखता है। ब्रैंकियल, कैरोटिड, टेम्पोरल। आप देखिए अगर यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे तो आपको कैरोटिड आर्टरी जो है वो धड़कती हुई नजर आ जाएगी। अगर यहाँ पर हाथ रखते हैं तो कैरोटिड आर्टरी आप महसूस कर लेंगे, यहाँ पर हाथ रखते हैं तो आप रेडियल आर्टरी को देखते हैं। तो ये शरीर के अंदर कुछ आर्टरीज हैं, कुछ 9 बिंदु आपस कहते हैं कि जहां से आप
पल्स रेट जो है वो माप सकते हैं। 9 बिंदु कहते हैं जो पल्स रेट जहां से आप माप सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है कि जहां पर आपको आर्टरीज जो है वो थोड़ी सुपरफिशियल नजर आती है या फिर शरीर की ऊपर की जो सतह वहां पर नजर आती है, आप हाथ रखकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहां पर आप आर्टरी को मूव करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं वेन्स की, फिर बात करते हैं शिराओं की या फिर वेन्स की बात करते हैं। शिराओं की या फिर वेन्स की बात करते हैं। रक्त अंगों से, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर आता है। यहां को आप कैसे परिभाषित करेंगे? रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। ये जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, एक प्रमुख भाग यहां पर आ रहा है और एक प्रमुख भाग यहां पर आ रहा है। हृदय आपका यहां पर ये है, हृदय के अंदर एक भाग ऊपर से आ रहा है और एक भाग नीचे से आ रहा है। जो ऊपर से आ रहा है ये तो क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आ रहा है जो इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब नीचे। आपके पैरों से, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपके किडनी से, लीवर से जो भी रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हृदय के अंदर लेके आया जा रहा है, और आपके हाथों से और मस्तिष्क से कौन लेकर आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रही है। अब इसके अंदर सामान्यतः जनरली अशुद्ध रक्त बहता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है इसके अंदर होता है। लेकिन केवल एक अपवाद है, केवल एक अपवाद है, वो कौन सा है? यहाँ पर फफूसीय शिरा। केवल एक अपवाद है, वो कौन सा? फफूसीय शिरा या फिर पुल्मोनरी वेन्स। और ये कहां से आती है? लंग्स से रक्त को लेती है और कहां पर आएगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगी। तो 4 संख्या इनकी होगी और ये सब की सब क्या होगी? शुद्ध रक्त वाली होगी। एक जो अपवाद है, एक अपवाद जो है वो यही है। तो ये आर्टरीज आप देखिए, आर्टरीज के अंदर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए आर्टरीज जो है उनके नाम जो रखे गए हैं ना, उनके नाम कैसे रखे गए हैं? उनके नाम, वहां पर कोई हड्डी है, वहां पर कोई और प्रमुख अंग है, उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है। जैसे आप यहाँ पर रेडियस हड्डी देखते हैं तो रेडियल नाम यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर फीमर हड्डी है तो इसका नाम फीमोरल रख दिया, कि जो उस हड्डी के पास पाई जा रही है, उस हड्डी के नजदीक जा रही है, उस हड्डी से होकर गुजर रही है, उसके नजदीक से गुजर रही है, उस आर्टरी का नाम उस हड्डी के ऊपर रख दिया। आप बाइसेप फिमोरिस नाम से एक पेशी देखते हैं, आप रेक्टस फिमोरिस नाम से एक मांसपेशी देखते हैं, मसल देखते हैं, तो उनके नाम भी किसके ऊपर रखे गए हैं? आपके फीमर के ऊपर रखे गए हैं। ठीक इसी तरह से इस फीमर के ऊपर इस आर्टरी के बिंदु का नाम भी यहाँ पर रख दिया गया है, फिर आर्टरी जो यहाँ से गुजर रही है उसका नाम भी फीमोरल कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ब्रैंकियल है, यहाँ पर कैरोटिड है, और टेम्पोरल जो यहाँ पर टेम्पोरल हड्डी जो पाई जाती है ना आपके साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर टेम्पोरल हड्डी जो पाई जाती है, उसके नजदीक जो आर्टरी है उसको टेम्पोरल आर्टरी कह देते हैं। ये हड्डी को देखकर कंफ्यूज मत होइए, हड्डी के नाम को देखकर। ये क्योंकि हड्डी वहां पर है और वहां से आर्टरी गुजर रही है, तो उसको नया नाम देने की बजाय उस हड्डी के नाम के साथ ही उसके नाम को जोड़ दिया गया। चलिए भाई, हम कहां थे? सदैव इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बहता है, CO2 वाला रक्त इसमें आमतौर पर बहता है। केवल एक अपवाद है, केवल एक एग्जेम्पशन है कि लंग्स से जब ब्लड वापस आपके हार्ट में आएगा तो वो किस में आएगा? पुल्मोनरी वेन्स में आएगा, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर आएगा, और उसमें कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। तो दोनों के अंदर एक एक अपवाद है, और दोनों ही अपवाद का संबंध किसके साथ है? फेफड़ों के साथ है। यानी कि हार्ट या फिर आपकी जो वेन्स एंड आर्टरीज है ना, बढ़िया एकदम काम करेंगी। आर्टरीज जो है वो हमेशा ब्लड को हृदय से दूर लेकर जाएंगी, आपके हार्ट से दूर लेकर जाएंगी, और जो वेन्स हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आएंगी। इसके अलावा आर्टरीज हमेशा शुद्ध रक्त लेकर जाएंगी, और वेन्स जो है हमेशा अशुद्ध रक्त या फिर इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर आएंगी। लेकिन ये काम करने में थोड़ी गड़बड़ कब कर देते हैं? जब हार्ट किसके साथ डील कर रहा होता है? लंग्स के साथ। जब हार्ट और लंग्स आपस में डीलिंग करते हैं ना, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ब्लड को, उस टाइम आर्टरीज और वेन्स अपने प्योर और इम्प्योर ब्लड का जो एक फंक्शन है उसको चेंज कर लेते हैं। उस समय आर्टरीज इम्प्योर ब्लड ले जाती है और वेन्स जो है वो प्योर ब्लड ले आती है। बस वहां पर ये एक्सचेंज होता है, और ये बहुत ही नाजुक बिंदु है, इसको समझना है आपने। इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी भूल नहीं करनी है। आर्टरीज या धमनियां जो है वो हमेशा हार्ट से या हृदय से रक्त को दूर लेकर जाएंगी। एक बात, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हो चाहे राइट वेंट्रिकल से हो, हमेशा दूर ही लेकर जाएगा। कौन? धमनियां। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से जब धमनी निकलेगी एरोटा के माध्यम से, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा,
शुद्ध रक्त होगा। लेकिन जब धमनी निकलेगी राइट वेंट्रिकल से तो उसके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा और वो कहां पर जाएगी, आपके फेफड़ों में जाएगी। ठीक इसी तरह से हमेशा वेन्स या शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर चलती हैं और हृदय की तरफ आती हैं। लेकिन जब शिराएं किसके साथ डील करती हैं, फेफड़ों के साथ, फेफड़ों से जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगी शिरा तो वो शुद्ध रक्त लेकर आएगी, अशुद्ध लेकर नहीं आएगी। इनको आपने ध्यान रखना है, इनको आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, पश्च महाशिरा या फिर इंफीरियर वेना कावा, जो यहां से आपके पैरों से, आपकी किडनी से, आपके लीवर से, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रक्त लेकर आएगी वो इंफीरियर वेना कावा होगी, जो शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त पुनः हृदय तक लेकर आती है। एक बात आपने यहां पर ध्यान रखना है। एक बात, हालांकि वैसे तो हम उसको मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, जो सोलियस मसल आपकी जो पैर की मसल है उसको पेरिफेरल हर्ट या फिर सेकंड हर्ट भी कह देते हैं, क्योंकि पैरों के यहां से रक्त को वापस ऊपर की तरफ पंप करने का काम कौन करता है, सोलियस मसल करती है, तो इसलिए उसको पेरिफेरल या फिर सेकंड हर्ट भी कह दिया जाता है। हालांकि मस्कुलर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका पूरा डाटा जो है वो आ जाएगा आपकी किताबों के अंदर, मस्कुलर टिश्यू के अंदर, मस्कुलर सिस्टम में ये बात लिखी हुई भी है। अब हम एक बार हर्ट को यहां पर और ड्रॉ करते हैं। जब हर्ट को ड्रॉ कर रहे हैं तो भाई मैं इसको, आकृति तो इसकी त्रिकोणी है लेकिन मैं ड्रॉ इसको हमेशा मैं इसको ड्रॉ जो कर रहा हूं वो मैं इसको उसी शेप के अंदर बार बार कर रहा हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जो चारों चैम्बर हैं वो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर जो है वो नजर आ जाए, इसलिए चलिए भाई ये आपके 4 चैम्बर बने। और इन 4 चैम्बर के अंदर अब हम बात करते हैं एक अभ्यास के रूप में। हर जगह मैं एक ही कलर जो है वो यूज करूंगा, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1। चलिए भाई यहाँ पर मैंने 8 रक्त वाहिकाएं जोड़ी है, तो फटाफट इसको आप बता दीजिए मुझे साथ साथ में कि मैं किसको क्या नाम लिखूं। फटाफट बताइए भी क्या नाम यहाँ पर लिखा जाए। ये क्या होगा भाई, सबसे ऊपर यहाँ पर आलिंद लिखें आप, और यहाँ पर निलय, या फिर इसको एट्रियम लिखें और इसको क्या लिखें, वेंट्रिकल लिखें। ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, राइट, और वो हो जाएगा लेफ्ट। ये हिस्सा कौन सा है, राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, राइट एट्रियम, और इसको लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से आपने इनको ड्रॉ करना है। इसको क्या लिखेंगे, राइट वेंट्रिकल, और इसको लिखेंगे राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। यहां पर ये जो 2 रक्त आ रहे हैं इन दोनों को आपने पहले से ही मार्क कर लेना है। ये क्या है, अशुद्ध रक्त के लिए है। ये किस लिए है, CO2 के लिए है, और ये क्या है, ऑक्सीजन के लिए है, ताकि आपको शुरुआती दौर में कंफ्यूजन नहीं हो, बाद में आपको ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। अब यहां से जो रक्त आएगा, ये जो हिस्सा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। शुरुआती दौर में करते समय आपने ये बातें ध्यान रखनी है। ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां से जो रक्त वाहिकाएं जा रही हैं या फिर आ रही हैं वो शरीर से आ रही हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से आ रही है। और यहां पर आप देख रहे हैं फेफड़ों से, यहां पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, फेफड़ों के साथ, और ये भी किसके साथ, फेफड़ों के साथ। इनके अंदर दूसरी चीज आपको जो यहां पर ध्यान रखनी है, इसके अंदर रक्त कैसे अशुद्ध है, इसके अंदर शुद्ध रक्त है। दूसरी बात, ये क्या है, सुपीरियर वेना कैवा और ये इंफीरियर वेना कैवा। यहां पर आप किसको बोलेंगे, ये जो आप पुल्मोनरी आर्टरी या फिर फफूसीय धमनी, ये हो जाएगी आपकी अरोटा, और यह क्या हो जाएगी, पुल्मोनरी। ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, पुल्मोनरी वेन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। प्रमुख प्रमुख बातें इस डायग्राम के अंदर आपकी कवर हो गई है जो अभी तक हमने की है। जो अभी तक हमने वोल्व्स के बारे में बात नहीं की, जो बीच में कपाट होते हैं उनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, उनके बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे, लेकिन सभी प्रमुख बातें हमने यहां पर कवर कर ली है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। यहां तक किसी को डाउट है कि शिराएं क्या है, धमनियां क्या है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर कक्ष होंगे और ब्लड जो है वो बहेगा कैसे, इसके बीच में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर डाउट नहीं है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए भाई फटाफट आप थम्स अप कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां से। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। क्या,
चलिए उसके बाद बात करते हैं कैपिलरीज की या फिर रक्त वाहिनियां केशिका या फिर कैपिलरीज की बात करते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। अब इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये छोटी पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियां और शिराओं को जोड़ती हैं, ये ध्यान रखना है। और जोड़ रही हैं तो वहां पर एक महत्वपूर्ण काम होगा, उसको बताऊंगा मैं। उनकी पतली दीवारें ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को हमारे अंग की कोशिकाओं तक जाने देती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जो कैपिलरीज बनी हुई है ना, उनकी दीवारें बड़ी पतली पतली हैं, तो यहां पर आदान प्रदान जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। यहां पर आदान प्रदान जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। रक्त व कोशिका के मध्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यही होता है। अब देखिए दो चीज मैं आपको बताता हूं, पुनः इसकी तस्वीर बनाते हैं। इस बार हम तस्वीर जो बनाएंगे उसमें हार्ट के ऊपर इतना ज्यादा हम महत्व जो है वो नहीं रखेंगे। मान लीजिए कि ये आपका हृदय है और यहां पर आप मान लीजिए कि आपका शरीर का कोई कोशिका है। चलिए भाई, इनके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब यहां से हृदय से क्या निकला? शुद्ध रक्त लेकर अरोटा निकली, शुद्ध रक्त लेकर अरोटा निकली। अरोटा से कोई एक भाग यहां गया, ये अरोटा आगे जा रही है, कोई एक भाग यहां गया, कोई एक भाग यहां गया, कोई एक भाग यहां, कोई एक भाग यहां, और यहां ऐसे करते करते ये एक भाग जो है, एक भाग जो है वो यहां पर पहुंच जाता है, एक भाग यहां पर इस जगह पर पहुंच जाता है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं, अगर हम तस्वीर को थोड़ा हमने ढंग से देखा हो तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां जहां लाल रंग की ब्लड वेसल या फिर रक्त वाहिका है, वहीं वहीं पर नीले रंग की रक्त वाहिका भी है, कि दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा मान लीजिए कि आने की सड़क और जाने की सड़क एक ही होती है, लेकिन यहां पर साथ साथ चल रही है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह है, बीच में डिवाइडर है एक तरह से। ऐसा मान लीजिए बीच में डिवाइडर है, आने जाने की सड़क एक ही है, दोनों साथ साथ बिल्कुल एकदम पैरेलल चल रही है। बस बीच में डिवाइडर है, जो आने वाला है वो जाने वाले रास्ते पे नहीं जाता, और दोनों आपस में रास्ते को एक्सचेंज नहीं करते, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अब ये बात तो है कि भाई अगर एक्सचेंज करना तो कहीं ना कहीं तो इनको मिलना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज करना है तो कहीं ना कहीं तो इनको मिलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इसी तरह इनके भी आगे रास्ते होते होते क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर आते हैं और यहां पर आके ये मिलते हैं। ये जो हिस्सा है ना, जहां पर ये जो हिस्सा है जहां पर धमनी और शिरा मिल रही है, अब ये मिल कैसे रही है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा डैम है, डैम को आप क्या मानिए? हर्ट मानिए। उस डैम से एक बड़ी नहर निकली या फिर बड़ी एक नदी निकली, उस नदी से कुछ नहरें निकली, नहरों से कुछ छोटी और नहरें निकली, और ऐसे करते करते जब तक वो आपके खेत में पहुंचती है तो बहुत छोटा एक नालीनुमा संरचना बन जाता है। कि निकलते हुए कहां से आ रही है? एक बड़ी नदी से निकलते हुए आ रही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से जब वो आगे से बढ़ती हुई आती है तो बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आकर बहुत थोड़ा पानी वहां पर होता है। ठीक ऐसा ही यहां पर होता है कि यहां से अरोटा जो है वो बहुत विशालकाय है, बड़ी है। और यहां पर अगर आप सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा को देखें तो वो भी बहुत बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं, लेकिन क्योंकि ये विभाजित होती रहती है, ये भी विभाजित होती है, तो बिल्कुल एक अंतिम छोर पर यहां पर मैं एक कोशिका लिखता हूं, कोशिका या फिर उत्तक लिखता हूं मैं यहां पर। ये शरीर की कोई कोशिका या फिर उत्तक है, टिश्यू है। अब उस लेवल के ऊपर जब एक्सचेंज होगा ना, तो कोशिका या फिर उत्तक कितने होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे। तो उस बहुत सूक्ष्म भाग के ऊपर रक्त का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते समय वहां पर जो रक्त वाहिकाएं होंगी ना, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होंगी, बहुत छोटी रक्त वाहिकाएं वहां पर होगी। और यहीं पर क्या किया जाता है? यहीं पर क्या किया जाता है कि यहां पर क्या किया जाएगा? इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? उत्तक ले लेगा। और सेल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां दे देगा? इसमें दे देगा। तो ये एक बिंदु है कि जहां पर ये मिलते हुए लगते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि रक्त जो है वो अपनी ऑक्सीजन को कहां पर जाने देता है, या फिर कहां पर वो ऑक्सीजन को बांट देता है? कैपिलरीज के लेवल पर। और कहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेता है? कैपिलरी के लेवल पर। रक्त तो वही है ना भाई, यही वो रक्त है। ये यहां पर आएगा, जैसे ही यहां पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ये रक्त घूमकर यहां आ जाएगा। यही रक्त जो यहां था, वो यही रक्त कहां पर आ गया? इस नली के अंदर आ गया। यहां पर वो यू टर्न ले लेगा, यहां पर वो उसी हाईवे के ऊपर वापस मुड़कर दूसरे रास्ते पर लग जाएगा। और यहां से होते हुए कहां पर आएगा? आपके हृदय के अंदर आएगा। हृदय से कहां पर जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े से पुनः आएगा। वही रक्त घूम रहा है बार बार, रक्त तो वही है, लेकिन बार बार इसी तरह से वो घूम रहा है बार बार, यहां पर कैपिलरीज के अंदर और यहां पर एल्वियोल्स के अंदर। यहां पर कैपिलरीज के अंदर टिश्यू के अंदर,
सेल के अंदर और यहाँ पर एल्वियोल्स के अंदर बार बार एक्सचेंज हो रहा है और यही क्रम बार बार चलते जा रहा है। तो एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एल्वी कहां पर हो रहा है भाई? कैपिलरीज पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? कैपिलरीज के ऊपर ये एक्सचेंज हो रहा है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। एक बात तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहां पर क्या चल रहा है। कैपिलरीज को मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। यहां पर आप ये तस्वीर जो है वो दोबारा देखेंगे, यहां पर वेन्स आई, यहां पर आर्टरी है, यहां पर क्या है? कोशिका है। कोशिका के स्तर पर ये मिलेंगे और मिलने के बाद क्या होगा? यहाँ पर डिफ्यूज होगा, यहाँ क्या होगा? एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे और रक्त जो है वो वहां से दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। चलिए भाई, इस बिंदु को आपने ध्यान रखना है कि रक्त व कोशिका के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो कहां पर होता है? कैपिलरी के लेवल पर ही होता है। कहां पर होता है? कैपिलरी के लेवल पर होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। फिर आते हैं हम कपाट के ऊपर। हृदय के प्रत्येक कक्ष से निकलने से पहले, प्रत्येक कक्ष, प्रत्येक प्रकोष्ठ, यानी कि यहां पर ये जो आपका हृदय है, हृदय के अंदर रक्त आया, लेकिन यहां से बाहर जाने के लिए या यहां से बाहर जाने के लिए या फिर यहां से बाहर जाने के लिए या फिर यहां से बाहर जाने के लिए किसी भी कपाट में रक्त आएगा, किसी भी कक्ष में रक्त आएगा, किसी भी चैम्बर के अंदर, किसी प्रकोष्ठ के अंदर रक्त आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड बाहर जाने के लिए किसका उपयोग करेगा? किसी वाल्व का ही उपयोग करेगा। यानी कि इसको हर रास्ते के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर इसको क्या मिलेंगे? वाल्व मिलेंगे ही मिलेंगे। इन चारों बिंदुओं पर इसको क्या मिलेंगे? वाल्व मिलेंगे। यानी कि जहां पर एग्जिट कर रहा है ना, वहां पर इसको वाल्व मिलने अनिवार्य है। एंट्री करने के लिए वाल्व की आवश्यकता नहीं होगी। ऊपर से जो आ रहे हैं वहां पर वाल्व नहीं है, लेकिन बाहर निकलने के लिए हर प्रकोष्ठ इसको वाल्व चाहिए ही चाहिए। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज वो एक जगह है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। CO2 तो कहां पर है? कैपिलरी क्या? बिचौलिया है। ऐसा मानो कैपिलरी क्या है? बिचौलिया है। यहां से कौन आया? ब्लड आया। और यहां से कौन आया? टिश्यू या फिर सेल आया, कोशिका आई आपकी किसी अंग की, और यहां से रक्त आया। इन दोनों के बीच में आदान प्रदान करना है। रक्त के पास क्या है? ऑक्सीजन है। सेल के पास क्या? सेल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों का जो आपस में आदान प्रदान करवाएंगे ना, वो किसके पास करवाएंगे? कैपिलरी करेगी इन दोनों के बीच में। यानी कैपिलरी के लेवल पे ये मिल रहे हैं और यहां पर इसके पास जो ऑक्सीजन है वो कौन रख लेगा? सेल रख लेगा। और सेल इसको क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से रक्त जो आर्टरी में आया वो रक्त क्या उठाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा और जाते हुए किस रास्ते पे चला जाएगा? वेन्स के पास चला जाएगा। ये ध्यान रखना है। वाल्व होता है कपाट, एक खिड़की है। वाल्व का मतलब क्या है? खिड़की, एक तरह से कपाट या फिर खिड़की है। अभी समझाता हूं मैं, पूरा एक बार पढ़ता हूं इसको, फिर मैं आपको सारा समझाता हूं। हृदय के प्रत्येक कक्ष से निकलने से पहले एक वाल्व होता है। एक वाल्व या फिर एक खिड़की होगी, एक छोटा सा यहां पर दरवाजा बना होगा, फ्लैप बना होगा, जिसके माध्यम से रक्त गुजरता है और वहां से रक्त होते हुए जाता है। आपने देखा होगा कि आप जब हाईवे पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो वहां पर टोल नाके बने होते हैं ना, उसी तरह से जब यहां से भी हृदय निकलेगा, हृदय से भी, हृदय के चैम्बर से, हृदय के विभिन्न कक्षों से जब रक्त निकलेगा तो टोल गेट से निकलना पड़ेगा। उनको हम क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। वाल्व रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। और क्यों होते हैं ये? क्योंकि रक्त वापस ना चला जाए। जो आगे की तरफ बह रहा है, जब तक उसको जाने दिए, जाने दिए, जैसे ही वो आगे चला गया, कॉन्ट्रैक्शन से पहले गेट को बंद करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस पीछे नहीं लौट पाएगा। वास्तविक ये वाल्व वास्तविक फ्लैप या दरवाजा है जो दो निलय हृदय के निचले कक्ष के प्रत्येक छोर पर स्थित होते हैं। वे वेंट्रिकल के एक तरफ रक्त के एक तरफा, वेंट्रिकल के एक तरफा रक्त प्रवाह के एक तरफा इनलेट आने के रूप में कार्य करते हैं और वेंट्रिकल के दूसरी तरफ रक्त के एक तरफा आउटलेट बाहर जाने के रूप में कार्य करते हैं। ये हृदय के 4 वाल्व में निम्नलिखित रूप में शामिल हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या क्या हो रहे हैं। ये आप यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व देख रहे हैं, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व देख रहे हैं। एक बार मैं समझा दूं, उसके बाद लौट कर वापस इसी तस्वीर के ऊपर आ जाऊंगा भाई। चलिए एक बार हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वहां से देखते हैं, उसके बाद हम पुनः जो हमारे पास दूसरी तस्वीरें उनके माध्यम से देखेंगे। ये मान लीजिए कि आपके पास हर्ट है और यहाँ पर दोनों के बीच में ये दीवार और दोनों के बीच में ये सेप्टम की दीवार। और यहाँ पर पुनः जब हम नाम लिखने के लिए जाएंगे
तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं भाई कि आपके पास राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हर कक्ष के पास अपने अपने क्या है, या फिर जहां भी रक्त बाहर जा रहा है वहां की हम बात करें तो वहां पर एक वाल्व आपको मिलेगा। ये वाल्व कहाँ का हो गया, ऊपर वाले कक्ष का हो गया। ये फिर दरवाजा, और यहां पर एक दरवाजा मैं यहां पर बनाता हूं। और एक दरवाजा यहां बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके एट्रियम है, दोनों एट्रियम को मिलाकर अगर हम देखें तो उनके पास दो दरवाजे हैं। दोनों एट्रियम के पास एक एक दरवाजा है, और दोनों जो वेंट्रिकल है उनके पास दो दो दरवाजे हैं। यानी कि उनके घर में दो दो गेट खुल रहे हैं, उनके जो कक्ष है उनके अंदर दो दो गेट खुल रहे हैं। और वैसे तरीके से देखा जाए तो हर एक कक्ष के पास एक दरवाजा अपना है। चलिए भाई, ये इस तरह से वाल्व यहां पर बनेंगे। कौन सा डायग्राम रिपीट करना है भाई, फटाफट बताओ भाई। ये विद्यार्थी है रवि, कौन सा डायग्राम रिपीट करना है, फटाफट बताइए। देखिए कैपिलरी है क्या, सिर्फ इतना समझिए। यहां पर मैंने नाम लिखी, हो सकता है उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैं यहां पर हृदय लिखता हूं, इसको मैं हर्ट लिखता हूं। हर्ट के यहां से अरोटा निकली। अब अरोटा जो है आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में अगर रक्त को पहुंचाना है, इस उंगली में रक्त को पहुंचाना है, तो पूरी की पूरी अरोटा खुद थोड़ी आ जाएगी यहाँ पर। जैसे मान लो कि आपके घर में बिजली देने के लिए पूरा का पूरा जो पावर स्टेशन है वो थोड़ा अपने आप पूरा का पूरा थोड़ी आ जाता है। पावर स्टेशन के अंदर बहुत सारी बिजली बन रही है, और वो आपके घर तक पहुंचाने तक खूब सारी बड़ी बड़ी लाइनें बिछाई, और आपके घर तक आएगी जो, तब तक वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी तारे वहां पर हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आपके यहाँ से अरोटा निकल रही है, लेकिन उस अरोटा को अगर आपके हाथ तक रक्त को पहुंचाना है तो क्या करेगी, यहां से जब बाहर निकल रही है तो एक आर्टरी को यहां पर भेजेगी, एक आर्टरी को यहां पर भेजेगी, और इसी आर्टरी के अंदर आगे और शाखाएं जो बढ़ती हुई चलेगी। जब ये यहां पर उंगली के अंदर रक्त को पहुंचाया जाएगा ना, यहाँ की मांसपेशी को रक्त को पहुंच यहां पर रक्त पहुंचेगा, तो यहां पर कैपिलरीज होंगी, या फिर बिल्कुल एकदम आर्टरी के अंतिम छोर पर, और जो आपके वेन्स है उनके अंतिम छोर पर क्या होगा, एक गुच्छे जैसी संरचना होगी। एक ऐसी संरचना वहां पर पाई जाएगी जहां पर दोनों आपस में मिलती हुई नजर आ रही है। ये क्यों मिल रही है, क्योंकि यहां पर ये CO अपनी ऑक्सीजन को क्या कर देगी, कोशिका के अंदर भेज देगी, और यहां पर ये उठा क्या लेगी, कोशिका से दोबारा CO2 उठा लेगी। तो रक्त जो यहां पे था ना, वो जैसे ही इसको दिया, ऑक्सीजन इसको दी, वो फिर कहां पर लौट आएगी, वेन्स में लौट आएगी। कहां पर लौट आएगी, वेन्स में लौट आएगी। यही कैपिलरी, यही है कैपिलरी जाल है एक तरह का, एक तरह बहुत सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं का, बहुत छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं जो आगे जाकर बंट जाती है, उनका जाल है। और फिर अंत में जाकर यही भाग, ये भाग और ये भाग आपस में कहीं ना कहीं जाकर ये आपस में दोनों मिलेंगे, तभी तो रक्त कितना है भाई, नया नया रक्त थोड़ी आएगा। जो रक्त आर्टरीज में बह रहा है वही रक्त वेन्स में बह रहा है, लेकिन जब वो हार्ट से निकलता है तो वो आर्टरीज के अंदर है, और जब सेल के पास पहुंच जाता है, जब वो ऑक्सीजन दे देता है, उसके बाद वो वेन्स में लौट कर आ जाता है। वही रक्त 7-8 लीटर ही तो रक्त है हमारे पास, वही तो बार बार बह रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी कर रही है, और वापस लेके आने का काम कौन कर रहा है, वेन्स कर रही है। और कहां पर किस सिरे के ऊपर जाकर ये आपस में एक्सचेंज होता है, और रास्ता कहां बदलता है। जैसे मान लो कि हाईवे है, ये हाईवे जाने का रास्ता है और ये आने का रास्ता है, तो ये यहां पर जाकर अगर यू टर्न होता है, तो ये वो भाग जो है ना, ये कैपिलरीज का भाग है। ये वो भाग कैपिलरीज का भाग है कि जहां पर उसके पास ऑक्सीजन थी रक्त के पास, उसने दे दी और CO2 वहां से उठाया, और आते हुए वो वेन्स में होकर आ गया। सिर्फ इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है भाई। ये अगर आप भाई, हाँ दोनों ही होंगे। देखिए कैपिलरी खुद के अंदर अगर आप कहो कि CO2 और कैपिलरी तो क्या है भाई, एक संरचना है। कैपिलरी के अंदर रक्त बह रहा है, जब रक्त अपने अंतिम छोर पर आएगा, कैपिलरी तक आएगा, तो उसके अंदर
अगर आर्टरी से आ रहा है तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वहां से सेल को दे देगा, वहां से वापस उठाएगा क्या, CO2 उठा लेगा, CO2 उठाने के बाद वो वेन्स में आ जाएगा। कैपिलरी एक जगह है जहां पर वो रास्ता बदल रहा है, बस जहां पर एक्सचेंज हो रही है चीजें। जी जी, चलिए ये मैं बाद में समझाऊंगा, एक बार पहले हम उस तस्वीर को समझते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए आपके पास चार प्रकोष्ठ हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और इन हर के अंदर एक एक क्या लगा हुआ, फ्लैप लगा हुआ है, एक एक दरवाजा लगा हुआ है, एक एक दरवाजा लगा हुआ है। लेकिन ये संयोग वंश है कि जो नीचे के जो आपके 2 नीले हैं इनके पास क्या है, 4 कपाट हैं, और इनके पास ऊपर 2 ही कपाट है, क्योंकि यहां पर कोई भी वाल्व जो है वो नहीं होता है। अब इन सबके नाम भी अलग अलग रखे हुए हैं, वही नाम महत्वपूर्ण है, वही नाम क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो कपाट है ना, उसके अंदर 3 गेट है, इसके अंदर क्या है, 3 गेट है, 3 फ्लैप है, तो इसको ट्राई कस्पिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड बोलते हैं। और यहां पर क्या है, 2 फ्लैप है, इसको क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड बोलते हैं। इसको बाई कस्पिड या फिर माइट्रल, या फिर बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वाल्व बोलते हैं। इनका नाम क्या है, वाल्व। दोनों के पीछे आप वाल्व लगा सकते हैं। इसके अलावा इनका और नाम क्या हो सकता है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इनको AV वाल्व भी कहा जाता है, एट्रियम वेंट्रिकल वाल्व भी कहा जाता है। ये दोनों का नाम कॉमन है, AV वाल्व भी इनको कहा जाता है। ये इनके नाम है भाई, ये इनकी संरचना के हिसाब से इनके नाम है। ये संरचना कैसे पड़ी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संरचना कैसे पड़ी। यहाँ पर क्या है, ट्राई कस्पिड वाल्व है, तो यहाँ पर 3, 1 हिस्से, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 3 हिस्से यहाँ पर, और यहाँ पर हिस्से 1 हिस्सा, 2 हिस्सा। ये बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसके बाद नीचे के जो 2 वाल्व है ना, नीचे के 2 वाल्व है, ये कहाँ पर जा रहे हैं, अरोटा के अंदर जा रहे हैं। ये कहाँ पर जा रहे हैं, अरोटा के अंदर जा रहे हैं, तो इसको एरोटिक वाल्व भी कहा जाता है। और एक इसको, दोनों के दोनों वाल्व, इनकी जो आकृति है वो आधे चांद की जैसी आकृति है, तो इनको सेमील्यूनर, सेमील्यूनर या फिर अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार या सेमील्यूनर ये दोनों का कॉमन नाम है। यहां पर सेमील्यूनर वाल्व भी इसको कहा जाता है, या फिर अर्धचंद्राकार भी इसको कहा जाता है। ये अरोटा के साथ जुड़ता है, और ये कहां पर जुड़ रहा है, ये आपके फेफड़ों के साथ जुड़ रहा है। इसका एक अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी वाल्व, या फिर फफूसिया वाल्व। ये वाल्व के चारों या फिर पांचों के पांचों ये नाम जो है वो इस तरह रहेंगे। सबके नाम जो है वो इस तरह रहेंगे। और नाम इनके होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर 3 फ्लैप हैं तो ट्राइकस्पिड, यहाँ पर 2 फ्लैप हैं, 2 फ्लैप यानी कि 2 दरवाजे, यहाँ पर 3 दरवाजे हैं तो ट्राइकस्पिड, 2 दरवाजे हैं तो बाइकस्पिड। इसका एक अन्य नाम माइट्रल, ये ध्यान रखना है, इसका एक अन्य नाम माइट्रल, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोनों के दोनों नीचे जो वाल्व हैं वो अर्धचंद्राकार आकृति के हैं, इसलिए इनको सेमील्यूनर वाल्व या फिर अर्धचंद्राकार वाल्व भी कहा जाता है। ये अरोटा के साथ जुड़ता है तो एरोटिक वाल्व कहा जाता है, और ये किसके साथ जुड़ता है, ये किसका जुड़ता है, फेफड़ों के साथ, इसलिए इसको पुल्मोनरी वाल्व भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पुल्मोनरी वाल्व भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, 4 वाल्व हैं, ये हमारे पास 4 वाल्व है। वाल्व का काम क्या है कि यहां से रक्त जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद ये दोनों के दोनों वाल्व बंद होंगे, ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रक्त यहां से बाहर बहेगा। अगर मान लो कि ये वाल्व नहीं होते और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता तो ये रक्त वापस ऊपर की तरफ चला जाता। केवल इसीलिए ये वाल्व जो है वो रखे जाते हैं। उसके बाद बाहर जाने के बाद रक्त के वापस ये दरवाजे बंद होंगे ताकि रक्त वापस पीछे की तरफ ना आ जाए। तो ये दरवाजे केवल विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए है, केवल विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए है कि रक्त वापस ना आए। यहां पर ये दरवाजे इसलिए कि रक्त वापस आलिंद में ना जाए, और ये दरवाजे इसलिए कि रक्त वापस यहां पर जो आपने आगे भेजा रक्त अरोटा के अंदर और पुल्मोनरी आर्टरी में भेजा है वो रक्त वापस कहां नहीं आ जाए, यहां नहीं आ जाए, वेंट्रिकल्स में वापस नहीं आ जाए। केवल इसीलिए ये फ्लैप या फिर ये वाल्व जो है वो रखे हुए हैं। चलिए भाई इनके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं, कौन सा वाल्व कहां पर होता है। अब यहां पर आप हृदय को देखिए दोबारा,
मुझे लगता है ये हृदय आपको समझ में बहुत ज्यादा आसान आपने देखा है, तो ये हृदय शायद आपको थोड़ा समझ में उतना नहीं आए, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। देखिए, राइट एट्रियम, अगर नाम दूं मैं 1 2 3 4, या फिर यहां पर आप एक भाग को देखिए, एक भाग को, दो भाग को, तीन भाग को और चार भाग को, इस तरह से आप इन चारों भागों को देखिए। यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा, ये दो आई। यहाँ पर ये बीच में वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, त्रिवलन वाल्व कपाट लगा हुआ है। यहाँ से रक्त यहाँ पर आएगा और यहाँ से अर्धचंद्राकार कपाट सेमील्यूनर वाल्व से होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, यहाँ से फेफड़ों में चला जाएगा। और फेफड़ों में हालांकि ऊपर की तरफ जा रही है, ये फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और यहाँ से वापस जब आएगा, यहाँ से वापस ये फुफ्फुसीय शिरा आपके फेफड़ों से वापस यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर द्विवल्नी कपाट लगे हुए हैं और यहाँ से वापस अरोटा के अंदर जाएगा। अरोटा आपकी यहाँ पर आप नजर आ रही है, यहाँ पर ये शाखाएं बनती हुई भी आपको नजर आ रही है। तो हृदय का जो वाकई में जो डायग्राम है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम इसको एक डब्बे के आकार में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अंदर की संरचना थोड़ी ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। पहली ही बार में ये अगर डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कौन कौन सी चीज कहाँ पर है। यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है उनको हम देख लेते हैं भाई, सारी हमने कवर कर ली है। वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा हमने देख ली है कि दोनों जुड़ती कहाँ पर है, आपके राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में जुड़ती है, अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है शरीर से। फिर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ऊपर का भाग है जिसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आ रही है। सब ऊपर ही जा रहे हैं भाई, ये नीचे की तरफ कोई नहीं आएगा, अरोटा वगैरह सब ऊपर ही खुलेंगे। वो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए चीजें आपको वैसे ड्रॉ की थी। अरोटा ऊपर ही जाएगी, अरोटा जा यहीं से रही है लेकिन ये जा ऊपर की तरफ रही है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व ये कहां पर पाए जाएंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाएंगे। और फिर यहां पर राइट वेंट्रिकल देखेंगे, दायां नीला देखेंगे, दाई नीले के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट देखेंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, महाधमनी जो यहाँ से निकली है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से महाधमनी, ये महाधमनी का रास्ता आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ से जा रहा है, ये महाधमनी का रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, नीचे के कपाट से, नीचे के भाग से जा रहा है। फफूसीय धमनी ये फेफड़ों से, फफूसीय धमनी ये यहाँ से होते हुए फेफड़ों में जा रही है, एक भाग इस फेफड़े में, एक भाग उस फेफड़े में जा रहा है। फिर फफूसीय शिरा ये फेफड़ों से आती हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो और ये दो, ये चार भाग यहाँ पर आपके ऊपर के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर फिर बाइकस्पिड वाल्व देख रहे हैं आप, बाइकस्पिड वाल्व देख रहे हैं, और बायां नीला देख रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं जहां से रक्त वापस अरोटा के अंदर जाएगा। और यहाँ पर पेरिकार्डियम देख रहे हैं, हृदय का आवरण देख रहे हैं। ये पूरा पूरा हृदय आपको अभी सिर्फ हमने एनाटॉमी पढ़ी है, सिर्फ हमने क्या पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है कि हृदय कैसा है, कौन से इसमें वाल्व है, कौन से इसमें चैम्बर्स हैं, कौन कौन से इसकी लेयर्स हैं, कौन कौन सी इसमें रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई है। अभी तक हम सिर्फ एनाटॉमी ही पढ़ रहे हैं। एग्जाम में ये समझ में नहीं आएगा भाई, समझना भी नहीं है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, समझ में आ जाए अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको। अभी आपको केवल जो स्क्वायर के अंदर आपने बनाया है ना वही याद करना है, पहले उस पर अभ्यास करना है, पहले उसको बढ़िया याद करना है, फिर तसल्ली से आप हृदय का डायग्राम खोलना और बैठना, सारे के सारे नाम याद होंगे, देखना भाई हाँ ये ऊपर का कपाट है, ये नीचे का कपाट है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये अरोटा जा रही है। कम से कम 5-10 मिनट उसको देखना, फिर आपको समझ में आएगा। पहले आपको स्क्वायर के अंदर याद करना पड़ेगा, पहले आप एक चोरस डब्बा बनाइए, सेप्टम से उसको बांटिए, 4 चैम्बर्स बनाइए, राइट एट्रियम के अंदर 2 वेसल्स लेके आइए, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा, फिर बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व बनाइए, वहां से पुल्मोनरी वेन को लेते हुए, पुल्मोनरी वाल्व से लेते हुए, अर्धचंद्राकार वाल्व से लेते हुए उसको फेफड़ों तक लेके जाइए, फिर फेफड़ों से 4 आप क्या लेकर आएंगे, पुल्मोनरी वेन लेकर आएंगे, कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर आएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व बनेगा, फिर कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से अरोटा को आप निकालेंगे। ये सारी की सारी कहानी को याद करें, उसके बाद आप जो ओरिजिनल डायग्राम है ना उसको देखें। अगर पहले ही दिन इसको देखा तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पहले आप चोरस डब्बे पर बनाएं, उसको याद करें, फिर आप इस तस्वीर को देखें, सब चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन जब तक वो नाम याद नहीं होंगे, जब तक वो वाल्व याद नहीं होंगे, जब तक वो चैम्बर्स याद नहीं होंगे, जब तक वो ब्लड वेसल्स याद नहीं होंगी, तब तक इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहां जा रही है। ये डायग्राम समझना नहीं है भाई, डायग्राम समझना कौन सा है आपने, ये समझो डायग्राम, आप जो मैंने बनाया वो समझो, आप दूसरा नहीं समझना है आपने, ये याद करो आप, उसके बाद वो दूसरा समझ में आएगा। भाई मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि मैं यहाँ पर ये फालतू में बना रहा हूं।
गूगल के ऊपर 70 तस्वीरें पड़ी है, मैं कोई भी उठा कर ले आऊंगा। ये मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि समझने के लिए, याद करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले आप चैम्बर्स को याद करें, यहाँ पर बीच में जो फ्लैप लगे हैं उनको याद करें, कौन कौन से फ्लैप लगे हैं, कौन कौन से चैम्बर्स है, कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं, इन सबको याद करें। उसके बाद आप जो ओरिजिनल डायग्राम है ना उसको देखें, उसके बाद ओरिजिनल डायग्राम को देखें आप। अब यहाँ पर जो वाल्व है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है। ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर त्रिवलनी कपाट, दाएं आलिंद। अब यहाँ पर मैं डायग्राम फिर दोबारा ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पर पाया जाएगा? ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच या फिर वेंट्रिकल के बीच। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ। तो नंबर 1 यहाँ पर पाया जाएगा, नंबर 1 यहाँ पर पाया जाएगा। फिर माइट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या फिर द्विवल्नी वाल्व बाएं आलिंद और बाएं वेंट्रिकल या फिर निलय के बीच में पाया जाएगा, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। तो नंबर 2 कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ पर पाया जाएगा। फिर बाएं निलय व महाधमनी के बीच अरोटिक वाल्व को सेमी ल्यूनर वाल्व या फिर अर्धचंद्राकार वाल्व भी कहा जाता है। तो ये इस वाल्व को कहूं या फिर इस वाल्व को कहूं, इनको मैं नंबर देता हूं 3। तो 3 नंबर कहां पर पाया जाएगा? 3 नंबर यहां पर पाया जाएगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं लेकिन ये निकलेगा तो ऊपर ही ना, तो आपको ध्यान रखना है 3 नंबर यहां पर इस चैम्बर के अंदर पाया जा रहा है। दाएं निलय तथा फफूसीय धमनी के बीच के वाल्व को भी फफूसीय वाल्व या फिर सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है, पुल्मोनरी वाल्व कहा जाएगा। और ये कितने पर पाया जाएगा? 4 नंबर मैं यहां लिखता हूं और 4 नंबर वाल्व आपका यहां पर पाया जाएगा। तो हर एक चैम्बर के ऊपर एक वाल्व आपको, हर एक चैम्बर के ऊपर एक एक वाल्व आपको इस तरह से याद करना है, इस तरह से आपको याद करना है भाई। ये चलिए यहां तक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो बताओ, मैं एक बार जो भी मैंने चीजें बताई है मैं दोबारा यहां पर बना रहा हूं, तो किसी को कोई डाउट हो तो साथ साथ बता देना भाई। ये बना आपका हृदय, 4-5 बार इस तरह हृदय बनाकर देखना। ये आया सेप्टम, ये क्या आया? सेप्टम। और यहां पर हमने क्या बनाया? 4 चैम्बर हमारे तैयार। साथ के साथ मैं लिख भी देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? सेप्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टम। ऊपर के जो है इनको क्या बोलेंगे? आलिंद, या फिर इसको एट्रियम बोलेंगे। और नीचे के दोनों भाग हैं, इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल या फिर निलय, या क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे। अगर इसको नाम दूं मैं, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रमुख जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको जोड़ते हैं, और जैसा उनके पास रक्त है उसी तरह हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक रक्त वाहिका ऊपर से और एक रक्त वाहिका नीचे से, और यहाँ से वापस ये रक्त बाहर जाएगा। और यहाँ पर बीच में कुछ कपाट होंगे, उनको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। एक कपाट कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। और एक कपाट कहाँ होगा? यहाँ हमने ड्रॉ किया। और ये रक्त कहाँ जा रहा है? ये रक्त जा रहा है आपके फेफड़ों में। ये रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है। ये डायग्राम भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये कहाँ रक्त जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है, लंग्स में। और यहाँ से रक्त पुनः साफ होने के बाद, पुनः साफ होने के बाद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि 4 भाग में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 4 भाग में आएगा। 4 वेसल्स वहां पर आएंगी, और यहाँ से रक्त वापस नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से अरोटा से बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ पर भी बीच में क्या होंगे? कुछ कपाट होंगे। उन कपाट का निर्माण हम यहाँ पर कर देते हैं। 1 2। अब इन सब का नामकरण भी कर देते हैं, क्या क्या नाम इनके होंगे वो नाम भी हम यहाँ पर साथ के साथ लिख देते हैं। चलिए ये जो भाग है ये सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ पर ये पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा वाल्व है? पुल्मोनरी वाल्व। और ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर 4 वेन्स
ये कौन सी वेन्स है? पुल्मोनरी वेन्स। संख्या कितनी है इनकी? 4 है। यहां पर वाल्व कौन सा होगा? बाइकस्पिड, बाइकस्पिड या फिर क्विवल्नी या फिर माइट्रल, या फिर माइट्रल वाल्व होगा। यहां पर अरोटिक वाल्व, इसको सेमिल्यूनर भी कहा जाता है, सेमिल्यूनर भी कहा जाता है, इसको भी सेमिल्यूनर कहा जाता है। इन दोनों को एवी वाल्व भी कहा जाता है, एवी वाल्व भी इनको कहा जाता है। और यहाँ पर ये क्या है? अरोटा है जो शरीर के अंदर जा रही है। इतना सा हृदय आपका, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी कलाकारी की गई है कि ये तीर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये अगर आपको पता है तो आपको सारा का सारा हृदय समझ में आ जाएगा भाई। ये जानकारी आपको है कि यहाँ पर जो चीजें चल रही है, जो चीजें बनी हुई हैं, वो क्यों बनी हुई है, क्या चीज यहाँ पर हो रही है, तो सारा का सारा हृदय का जो प्रोसेस है आपको वो सारा का सारा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या चीज यहाँ पर क्या है। सुपीरियर वेना कैवा किस तरफ आ रही है, कहाँ से, फिर कौन से वाल्व से होकर रक्त गुजर रहा है, कहाँ से, किस वाल्व से होकर, किस धमनी से होकर वो लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस इनको कौन लेकर आ रहा है, और फिर किस वाल्व से होकर वो निलय में आ रहा है, और निलय से किस वाल्व से होकर अरोटा में जा रहा है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेफड़ों से आने वाला शुद्ध रक्त कौन से कक्ष में जाता है? फेफड़ों से आने वाला शुद्ध रक्त कौन से कक्ष में जाता है? तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त सिर्फ एक कक्ष में आएगा। तो ऑप्शन के अंदर बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, ये ऑप्शन में होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। शरीर की तरफ धकेले जाने वाला शुद्ध रक्त कौन से कक्ष से निष्कासित होता है? या फिर अरोटा कौन से कक्ष के साथ जुड़ी होती है? अरोटिक वाल्व किस कक्ष पर होता है? पुल्मोनरी वाल्व किस कक्ष पर होता है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहां से ही पूछा जाएगा कि कौन सा कक्ष किसके बीच में है। जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व किन दोनों के बीच में होता है? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, दाएं निलय और बाएं निलय, दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। इस तरह से आपको 4-5 ऑप्शन दे दें कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगर आपको समझ है चीजों की कि कौन सा वाल्व कहां पर लग रहा है, कौन सी चीज कहां हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी कहानी के अंदर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई आप कमेंट के अंदर। कोई वाल्व समझ नहीं आया हो, कोई रक्त वाहिका समझ में नहीं आई हो, तो बताओ। डायग्राम यही याद करना है, उस डायग्राम को देखना भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा उत्सुकता है तो पहले इसको बहुत अच्छे से याद करो, फिर वो देख लो जाके आप। डायग्राम यही याद करना है, इसी तरह का डायग्राम को बनाना है और यही अभ्यास करना है। बताइए भाई, चीजें क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए भाई फटाफट कीजिए, अगली क्लास भी है फिर। अरे भाई अभी आपने समझा है, लर्न करोगे अभी अभी तो, अभी पहले ही आप बोलने लगे कि दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बनाकर देखो आप इसको एक बार। पहले आप एक रेक्टेंगुलर बनाना, एक आयताकार आकार बनाना, क्या उसमें दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बीच में एक लंबी लाइन खींच देना और नीचे लिख देना कि ये सेप्टम है, हृदय को 2 भाग में बांट रही है। क्या दिक्कत होगी? कोई नहीं होगी। बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन, एक गिरी हुई लाइन डाल देना जिससे हृदय के 4 कक्ष हो जाएं। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जो दाएं भाग के हैं उन दोनों के अंदर लेफ्ट लिख देना, जो बाएं भाग के उन दोनों के अंदर आर लिख देना। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर के जो दोनों है उन दोनों के बीच में ए लिख देना, एट्रियम। नीचे के दोनों उनके पास आप वेंट्रिकल लिख देना। कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद रक्त कहां पर आ रहा है, कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो वहां पर 2 रक्त वाहिकाएं बना देना, एक सुपीरियर ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना केवा, नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना केवा। फिर वो रक्त कहां पर जा रहा है, कहां जाएगा? नीचे निलय में जाएगा, दाई निलय में जाएगा। तो बीच में एक कपाट बना देना, उसको त्रिवलनी कपाट या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देना। वहां से होते हुए नीचे आएगा। अब जो दायां निलय है वो क्या करेगा? रखकर वो कहीं आगे भेजेगा। कहां पर भेजेगा? फेफड़ों में भेजेगा। तो फेफड़ों में भेज रहा है तो उस वाल्व का नाम भी क्या कर देना? पुल्मोनरी वाल्व कर देना। और जो लेके जा रहा है उसका नाम भी क्या कर देना? पुल्मोनरी आर्टरी कर देना।
फेफड़ों में गया, फेफड़े उसको साफ करेंगे, साफ करके वापस लौटाएंगे, तो लौटाते समय 4 शिराएं आएंगी, 4 शिरा आएगी। जब शिरा आ रही है तो कहां पर आएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम में 4 शिराएं बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिराएं रक्त को लेकर आ गई हैं, लेफ्ट एट्रियम में रक्त आ गया है, तो रक्त को क्या किया जाएगा, नीचे नीला के अंदर भेजा जाएगा। जब नीला में भेज रहे हैं तो बीच में एक वाल्व बना देना, वाल्व का नाम बाइकस्पिड कर देना इस बार, या माइट्रल वाल्व कर देना। नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हम क्या करेंगे, रक्त का शरीर को भेजेंगे। शरीर को भेजने के लिए उपयोग किसका करेंगे, अरोटा का करेंगे। अरोटा को जब भेज रहे हैं तो बीच में एक वाल्व बना देना, उसका नाम क्या रख देना, अरोटिक वाल्व कर देना। ये आपका हृदय का डायग्राम बन गया। कितना मुश्किल काम है। अरोटा का क्या काम होगा भाई, अरोटा का क्या काम होगा, यहां से रक्त को पूरे शरीर में लेके जाना है। अरोटा का क्या काम बताऊं मैं, बताओ। यहां से शरीर के अंदर रक्त को लेके जाना अरोटा का काम है। शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाने का काम अरोटा का है। हाँ भाई, ऑक्सीजन वाला ही जाएगा। ये लाल रंग, मैं कब से 2 दिन से लाल रंग मैं बना रहा हूं, तो अरोटा सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त होता है। यहां से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और सबसे बड़ी अशुद्ध रक्त की शिराएं कौन सी है, इंफीरियर वेना केवा है, उसके बाद सुपीरियर वेना केवा है। अभी पढ़ के आए हैं हम, अरोटा के अंदर शुद्ध रक्त है। पेस मेकर भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। यहां पर ये याद करने में आपके तोते उड़ रहे हैं। धीरे धीरे चलेंगे, हर चीज पे चलेंगे। ये देख ले भाई, पेस मेकर यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी पेस मेकर, देख ले, कल बताऊंगा। ये याद करो पहले आप। चलिए भाई, कल की क्लास में जब आओ तो बढ़िया वो याद करके आना। ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये जो भी यहाँ पर बना हुआ है, ये आप अपने आप बिना देखे बना पाने में सक्षम हो, इतने मेहनत करके कम से कम आ जाना। 3-4 बार इसको क्या कर लेना, सब आएगा भाई, सब आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। चलिए भाई, सभी साथियों को कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से निरंतर साथ बने रहिए और अध्ययन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।